चलिए, आज संडे है और आज हम पढ़ेंगे 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है ना, हर संडे की तरह। शुरू से शुरू करते हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, बी सॉरी ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। तो हमारा आंसर होगा बी मोहनजोदड़ो। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न करा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी रंगपुर। तो हमारा आंसर होगा ए मोहनजोदड़ो। तीसरा कह रहा है कि प्रयाग प्रशिष्ट की रचना किसने की? ऑप्शन ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी हरिसेन, डी पतंजलि। तो आंसर होगा सी हरिसेन। 4 नंबर कह रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी मुगल काल, डी अंग्रेजों का काल। तो हमारा आंसर होगा बी गुप्त काल। 5 नंबर कह रहा है कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था? ऑप्शन ए 48 ईस्वी, बी 78 ईस्वी, सी 88 ईस्वी, डी 98 ईस्वी में। बताइए। तो आंसर हमारा 78 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 78 ईस्वी। 6 नंबर कह रहा है कि महाभारत के युद्ध कितने दिनों तक चला था? ऑप्शन ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। 18 दिन, ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर कह रहा है कि त्रिपिटक साहित्य संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी शैव धर्म से, डी वैष्णव धर्म से। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से। 8 नंबर कह रहा है कि स्तूप का संबंध किस धर्म में है? ऑप्शन ए बौद्ध, बी जैन, सी ब्राह्मण, डी ईसाई। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध। 9 नंबर कह रहा है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ऑप्शन ए अहिंसा, बी ब्रह्मचर्य, सी सत्य, डी अपरिग्रह। आंसर होगा बी ब्रह्मचर्य। 10 नंबर कह रहा है अलबरूनी किसके साथ भारत आया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम काजिस, बी महमूद गजनबी, सी मोहम्मद गौरी, डी तैमूर। आंसर होगा बी महमूद गजनबी। 11 नंबर कह रहा है दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? ऑप्शन ए बलबम, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी अकबर। आंसर होगा बी मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद बिन नहीं, मोहम्मद तुगलक। 12 नंबर कह रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था? ऑप्शन ए फारसी में, बी उर्दू में, सी अंग्रेजी में, डी अरबी में। तो आंसर होगा डी अरबी में। 13 नंबर कह रहा है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए मौर्य साम्राज्य, बी गुप्त साम्राज्य, सी बहमनी साम्राज्य, डी विजयनगर साम्राज्य। तो आंसर होगा डी विजयनगर साम्राज्य। 14 नंबर कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1347 ईस्वी में, बी 1325 ईस्वी में, सी 1336 ईस्वी में, डी 1348 ईस्वी में। आंसर होगा सी 1336 ईस्वी में। 15 नंबर कह रहा है कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा? ऑप्शन ए राव, बी राज, सी सामंत, डी राय। आंसर होगा डी राय। 16 नंबर कह रहा है कि आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो आंसर होगा डी 5। 17 नंबर कह रहा है कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन ए बाजार नियंत्रण, बी भूमि सुधार व्यवस्था, सी मनसबदारी व्यवस्था, डी विधि नियंत्रण व्यवस्था। तो आंसर होगा ये बाजार नियंत्रण। 18 नंबर कह रहा है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहाँ, डी औरंगजेब। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। 19 नंबर कह रहा है कि दीवान ने अशरफ का अर्थ है? ऑप्शन ए भूमि विभाग का अध्यक्ष, बी वन विभाग का अध्यक्ष, सी राजस्व विभाग का अध्यक्ष, डी सेना विभाग का अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राजस्व विभाग का अध्यक्ष। 20 नंबर कह रहा है कि दीन इलाही संबंधित है? ऑप्शन ए बाबर से, बी हुमायूं से, सी अकबर से, डी जहांगीर से। तो आंसर होगा हमारा सी अकबर से।
21 नंबर, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? ऑप्शन ए फरिश्ता, बी बदाऊनी, सी मुल्ला दाऊद, डी मुहम्मद का। आंसर होगा बी बदाऊनी। 22 नंबर कह रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने की? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी अलबरूनी, सी इब्न बतूता, डी अबुल फजल। आंसर होगा डी अबुल फजल। 23 नंबर, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1509, बी 1526, सी 1556, डी 1561। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1526। 24 नंबर, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो आंसर होगा डी शाहजहां। 25 नंबर, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। 26 नंबर, अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है। ऑप्शन ए वारेन हेसिंगटन से, बी लीटन से, डी रिपन से, डी कार्निवाली से। तो आंसर होगा डी कार्निवाली से। 27 नंबर, संथाल विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए 1832, बी 1841, सी 1851, डी 1855। आंसर होगा डी 1855। 28 नंबर, महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड बेटिंग, डी ऑकलैंड। आंसर होगा बी लॉर्ड वेलेस्ली। 29 नंबर, कार्निवालिस कोड बना? ऑप्शन ए 1775 में, बी 1793 में, सी 1797 में, डी 1805 में। आंसर होगा बी 1793 में। 30 नंबर, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ऑप्शन ए 1509, बी 1510, सी 1512, 1515। आंसर होगा 1510। 31 नंबर, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1905, बी 1906, सी 1911, डी 1914। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1905। 32 नंबर, 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी भीमराव अम्बेडकर, सॉरी आर.सी. मजूमदार, सी जवाहरलाल नेहरू, डी टी.आर. होम्स। आंसर होगा ए कार्ल मार्क्स। 33 नंबर कह रहा है कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? ऑप्शन ए 17 मई 1498, बी 17 मई 1498, सी 17 मई 1598, डी 17 मार्च 1598। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 17 मई 1498। 34 नंबर, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1753, बी 1793, सी 1853, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी 1853। 35 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1857, बी 1875, सी 1885, डी 1905। तो आंसर होगा 1885। 36 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बहुमत चंद्र बनर्जी, बी ए ओहुम, सी बिपिन चंद्र पाल, डी बाल गंगाधर तिलक। आंसर होगा ए ओहुम, बी नंबर। 37 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? ऑप्शन ए गांधी जी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डी सुभाष चंद्र बोस। तो आंसर होगा हमारा गांधी जी। 38 नंबर, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पैथिक लॉरेंस, बी लुई फिशन, सी लॉर्ड बेबल, डी स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर है पैथिक लॉरेंस। 39 नंबर का है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? ऑप्शन ए 4 जुलाई 1947, बी 18 जुलाई 1947, सी 20 जुलाई 1947, डी 15 अगस्त 1947। आंसर होगा बी 18 जुलाई 1947। 40 नंबर, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, बी 24 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1950, डी 26 नवंबर 1950। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950। चलिए हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, अब आते हैं सब्जेक्टिव पे।
3 नंबर का है प्रश्न, ठीक है ना। इसमें 3 नंबर आपको मिलना चाहिए। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें, ठीक है ना। तो पहले का पॉइंट लिखिएगा, सिंधु सभ्यता के नगर सुनियोजित एवं व्यवस्थित थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हो गया पहले का पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नगर 2 भागों में बांटे गए थे, दुर्ग क्षेत्र और निचला शहर। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, यहाँ पक्की ईंटों से बने मकान, नलिया, कुआं, जल निकासी का उत्तम व्यवस्था था। और चौथा पॉइंट, मोहनजोदड़ो का महान स्नानघर योजना की उन्नति प्रमुख उदाहरण है। दूसरा करें, महाजनपद से आप क्या समझते हैं। तो पहला का पॉइंट लिखिएगा, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में अनेक बड़े राज्य विकसित हुए जिन्हें महाजनपद कहा गया। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तीसरा पॉइंट में इनमें मगध, कौशल, वत्स, अवंती, अंग आदि प्रमुख थे। और चौथा नंबर, इनमें से मगध सबसे शक्तिशाली बनकर आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य का आधार बना। अगर आप ऐसे लिखिएगा तो हम लिख के देते हैं, आपका नंबर फुल में फुल मिलेगा, कोई नहीं कट कर सकता है। ये 3 नंबर का नंबर क्वेश्चन है, तो 3 नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना। पॉइंट वाइज लिखना है आपको। महावीर के उपदेशों का वर्णन करें। पहले का पॉइंट लिखिएगा, महावीर ने अहिंसा को सर्वोत्तम धर्म माना और सभी जीवों के दया प्रति संदेश दिया। दूसरा पॉइंट, उन्होंने सत्य यानी असत्य यानी चोरी ना करना, ठीक है ना, अपरिग्रह यानी संग्रह ना करना है, और ब्रह्मचर्य का बल दिया है। तीसरा पॉइंट में उन्होंने कर्मकांड एवं आडंबर का विरोध करते हुए आत्म स्वयं और तपस्या का मार्ग बताया है। चौथा, उनके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र आवश्यक है। 4 नंबर का है कि बलबन की उपलब्धियों को वर्णन करें। पहला पॉइंट, बलबन ने विद्रोहियों और डाकुओं का दमन करके दिल्ली सल्तनत में कानून व्यवस्था मजबूत की। दूसरा पॉइंट, उसने मंगोल आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की रक्षा करने के लिए सीमा सुरक्षा को मजबूत किया। तीसरा पॉइंट, उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सिजदा और पैबोस को, जिसे दरबारी प्रथाओं का अपनाया। जानते हैं दोस्त, उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सजदा और पैबोस यानी ये जो है ना, झुक के सलाम करना है, सजदा और पैबोस से। बलबन छोटे थे हाइट में और गर्दा मचा दिया था साम्राज्य में, सोच लीजिए। बलबन सब डरता था इससे। जब ये चलता था ना बलबन, अपने साथ में अंगरक्षक को लेकर चलता था, मोटे मोटे बरियार। देखिए कि लोग इसका एकदम सीधा और पाइबोस करते थे, सिर झुका के अथी करते थे। 4 नंबर, उसने चहलगानी चहलगानी अमीरी की शक्ति को समाप्त करके सुल्तान की सत्ता को मजबूत किया था। 5 नंबर, अलबरूनी का एक संक्षिप्त परिचय दे। अलबरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान और लेखक था, जिसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। दूसरा, वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया और भारतीय समाज में एवं संस्कृति का अध्ययन किया। तीसरा, उसने संस्कृत भाषा सीखी और भारतीय धर्म, दर्शन, विज्ञान एवं समाज को समझने का प्रयास किया। चौथा, उसकी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद है, जिसमें उसने भारत के विस्तृत वर्णन किया है। 6वां प्रश्न करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धि का वर्णन करें, ठीक है ना। पहला का पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया और पश्चिम भारत में शक शासकों को पराजित किया। दूसरा पॉइंट, उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति काफ़ी बढ़ी। उसके बाद में उसके समय में कला, साहित्य, विज्ञान एवं शिक्षा का विशेष विकास हुआ। चौथा, चीनी यात्री फयान उसके शासनकाल में भारत आया और उसने भारतीय समाज का वर्णन किया। 7 नंबर में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कैसे की। तो पहला पॉइंट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उन्होंने तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। तीसरा पॉइंट, दोनों भाई पहले दक्षिण भारत में विभिन्न राजनीतिक शक्तियों के अधीन कार्य कर चुके थे। चौथा, विदारण के मार्गदर्शन में उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, जो आगे चलकर दक्षिण भारत की प्रमुख शक्ति बनी। 8वां प्रश्न कर रहा है कि मनसबदारी की मुख्य विशेषता का वर्णन करें। तो आंसर का, मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने प्रशासन एवं सेना को व्यवस्थित करने के लिए विकसित किया था। दूसरा, मनसबदारों को उनकी पद प्रतिष्ठा के अनुसार मनसब यानी पद दिया जाता था। तीसरा, मनसब में मुख्यतः जाट और सवार 2 श्रेणियाँ होती थी। चौथा, मनसबदारों को प्राय वेतन के बदले जागीर दी जाती थी और उन्हें सैनिक रखने पड़ते थे।
9 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करें। यानी 8 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। दूसरा, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया और अंग्रेजों से भारत छोड़ने की मांग की। तीसरा, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी सहित अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद आंदोलन पूरे देश में फैल गया। चौथा, इस आंदोलन ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जनता की व्यापक भागीदारी और स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा को प्रदर्शित किया। अब 10 नंबर पे आते हैं, ठीक है ना। कहा कि स्वतंत्र आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डाले। स्वतंत्रता आंदोलन में कह रहा है, देखो पहले का पढ़िए कि महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन का रूप और सत्य एवं अहिंसा का संघर्ष का आधार बनाया। उन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किया। उन्होंने नमक कानून के विरोध में डांडी मार्च करके अंग्रेज शासन के विरुद्ध जनमत तैयार किया। और गांधी जी ने किसानों, मजदूरों, महिलाओं और आम जनता को स्वतंत्र आंदोलन से जोड़कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। 11 नंबर कराएंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। तो आंसर लिखिएगा उत्तर में, प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण के लिए इतिहासकारों को विभिन्न प्रकार के स्रोत से जानकारी प्राप्त होती है। प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है, ठीक है ना। ये आपका है 6 नंबर का प्रश्न, ये 6 नंबर का है। आपको एकदम हूबहू वैसे ही लिखना है, जिससे लिखा है इसमें हूबहू वैसे ही लिखना है, तब आपको 6 में 6 मिलेगा, ठीक है ना। पॉइंट वाइज एग्जाम में लिखिएगा। पुरातात्विक स्रोत, इनमें अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, भवन, स्मारक, मिट्टी के बर्तन तथा उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं शामिल है। इनसे तत्कालीन समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। ये आपका पुरातात्विक स्रोत है। दूसरा, अभिलेख, शासकों द्वारा पत्थरों, स्तंभों, गुफों तथा धातु की पट्टिकाओं पर लिखवाए गए लेख महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। अशोक अभिलेख इसके प्रमुख उदाहरण है। सिक्के, प्राचीन सिक्के से शासकों, राजवंशों, व्यापार, आर्थिक स्थिति का व्यापार, धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त होती है। कुषाण और गुप्तकालीन सिक्के विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। चौथा, साहित्यिक स्रोत, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के प्राचीन भारत के धर्म, समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है। पांचवा, विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्रियों ने भारत की यात्रा करके यहाँ के समाज और शासन का वर्णन किया, जैसे कि मेगासेंस इंडिका, फयान और हैंडसॉन्ग की यात्रा वृत्तांत। कला एवं स्थापत्य, मंदिर, स्तूप, गुफाएं, मूर्तियाँ और चित्र प्राचीन भारत की कला, धर्म और संस्कृति के अध्याय में महत्वपूर्ण है। सांची स्तूप और अजंता गुफा इसके उदाहरण है, ठीक है ना। और इसका निष्कर्ष में ये लिख देना है कि इस प्रकार पुरातात्विक साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण जैसे विभिन्न स्रोतों से मिलकर इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण किया गया है। ये आपका 6 नंबर का, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है ना, ऐसे लिखना है पॉइंट वाइज। देख लीजिए, प्रश्न करें कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास हम लोग कैसे जाने हैं उसके बारे में उसका वर्णन करें, उसका स्रोत किस किस से जाने हैं। तो इसे आपको लिखना है। पहले ऊपर में लिखिएगा उत्तर 2 लाइन, उसके बाद नीचे पॉइंट में लिखिएगा, उसके बाद से लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिएगा। देखिए तो कौन मास्टर होगा जो आपको नहीं देगा कापी फुल में फुल नंबर? वह होगा जो घर से खिसिया गया होगा और आप ही का कॉपी मिल गया होगा, ठीक है ना। इसीलिए, नहीं तो बहुत नंबर आपको मिलेगा, मजाक किए थे, ठीक है ना। घर से कतनों खिसियाएगा ना तो नंबर देगा। ऐसे आपका कॉपी चेक करे उससे मन खुश हो जाएगा। इतना तरीके से कौन लिख सकता है? जो बच्चा पढ़ेगा वही लिखेगा, जो घूमेगा थोड़ा ना वो लिख पाएगा। अगर आप उसको ना लिखिएगा तो ये लिखिएगा, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी एवं उपलब्धियों का विवेचना करें। तो भाई साहब, चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत का महान शासक और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। उसने भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। ये आप हेडिंग में लिख दीजिएगा और उस जीवन की उपलब्धियों का पॉइंट लिखिएगा, ठीक है ना। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना, चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। फल का पॉइंट। दूसरा, चाणक्य का सहयोग, चंद्रगुप्त को चाणक्य यानी कौटिल्य जिसका नाम है और विष्णुगुप्त भी नाम है का महत्वपूर्ण सहयोग मिला। चाणक्य ने उसे राजनीतिक एवं सैन्य प्रशिक्षण देकर सत्ता प्राप्त करने का सहायता की। तीसरा, मगध पर अधिकार, उसने नंद शासक धनानंद को पराजित करके मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया, ठीक है ना। चौथा, साम्राज्य का विस्तार, चंद्रगुप्त ने उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों पर अपने साम्राज्य में शामिल किया और विशाल साम्राज्य का निर्माण किया।
ऐसे लिखना है, ठीक है ना। और सेल्यूकस का संघर्ष, यानी उसने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। दोनों के बीच संधि हुई और चंद्रगुप्त का साम्राज्य पश्चिम उत्तर क्षेत्र तक फैल गया। 6 नंबर, शुद्ध प्रशासन। चंद्रगुप्त ने एक मजबूत केंद्रीय शासन व्यवस्था स्थापित की। उसके शासन में विशाल सेना और व्यवस्थित प्रशासन था। मेगास्त्री ने उसके शासक का विवरण इंडिका में दिया है, शासन का विवरण। निष्कर्ष में कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने राजनीतिक एकता स्थापित करके भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। इसीलिए उसे भारतीय इतिहास के महान शासकों में स्थान दिया जाता है। ये आपको लिख के खुद याद करना है, इसीलिए मैं इतना तेज पढ़ है। ये मत मुझे सर समझाइए, इसको क्या समझाना है भाई? आपको चैप्टर में समझा दिया भी गया है, इसको क्या समझाना है? समय नहीं है हमारे पास, आपके पास समय नहीं है। आप इसको लिख लीजिएगा और इसको याद करिएगा। 12 नंबर कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के चरमोत्कर्ष एवं पतन पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। तब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और भूका ने की थी। यह दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राज्य था। इसका चरमोत्कर्ष यानी इसकी प्रमोशन। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय था और उसके शासन में साम्राज्य के राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई। उसने अनेक युद्ध में विजय प्राप्त करके साम्राज्य का विस्तार किया। उसके समय में कृषि, व्यापार, साहित्य, कला और स्थापत्य का बहुत विकास हुआ। 5वां पॉइंट, विजयनगर की राजधानी हम्पी एवं समित भयों का महानगर था। इसका पतन कैसे हुआ? तो कृष्णदेवराय के बाद कमजोर शासकों के कारण साम्राज्य की शक्ति कम होने लगी और 1565 में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना को दक्कन की सल्तनतों को संयुक्त मोर्चे से हार मिली और युद्ध के बाद विजयनगर की राजधानी हम्पी को भारी नुकसान पहुंचाया गया। 9वां, आंतरिक संघर्ष और बाहरी आक्रमणों के कारण साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होके पतन होते गए, ठीक है ना। निष्कर्ष में विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत की महान राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्तियों में से एक था। कृष्णदेवराय के समय यह अपने चरम पर पहुंचा, लेकिन तत्कालीन तालीकोटा के युद्ध से इसके बाद पतन शुरू हो गया। ऐसे लिखना है, ठीक है ना। यथवा ये हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। सुनियोजित नगरों का निर्माण योजनाबद्ध ढंग से किया गया था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटी थी। उत्तम जल निकासी, पक्की ईंटों से बनी नलियों की व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। तीसरा, पक्की ईंटों का उपयोग। मकान और अन्य निर्माण कार्यों में पक्की ईंटों का व्यापक उपयोग किया गया था। कृषि एवं व्यापार, लोग गेहूं, जौ आदि की खेती करते थे तथा देश विदेश से व्यापार करते थे। कला एवं शिल्प, मुहरें, मूर्तियाँ, आभूषण, मिट्टी के बर्तन और कांस्य की वस्तुएं उनकी उन्नत कला को दर्शाती है। धार्मिक जीवन, मातृ देवी, पशुपति तथा वृक्ष एवं पशु की पूजा करने वाले प्रमाण मिलते हैं। प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल इसके प्रमुख नगर थे। अब आपको निष्कर्ष लिखना है। हड़प्पा सभ्यता अपनी विकसित नगर योजना, जल निकासी, व्यापार, कला और शिल्प के कारण प्राचीन भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण सभ्यता थी। तेरह नंबर प्रश्न करेंगे, भक्ति आंदोलन के महान महत्व एवं प्रभाव की समीक्षा करें। देखिए, भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक सामाजिक आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य ईश्वर की भक्ति और प्रेम के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना था, ठीक है ना। और ईश्वर की भक्ति पर जोर। संतों ने कर्मकांड के बजाय सच्ची भक्ति और प्रेम की महत्व दिया। जाति पाति का विरोध, कबीरदास आदि संतों ने जातिगत भेदभाव और उच्च नीच का विरोध किया। धार्मिक सहिष्णुता, भक्त संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी प्रेम का संदेश दिया। चौथा, कर्मकांड का विरोध, संतों ने बाहरी आडंबरों और रूढ़ियों की आलोचना की। 5वां, लोक भाषाओं का विकास, संतों ने हिंदी, अवधी, ब्रज, पंजाबी आदि लोक भाषाओं की रचना की। 6वां, सामाजिक सुधार, इस आंदोलन ने समाज में समानता, प्रेम और भाईचारा का भावना बढ़ा दिया। निष्कर्ष में भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज, धर्म और साहित्य को प्रभावित किया तथा सामाजिक समानता और धार्मिक सहिष्णुता को मजबूत किया था, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के पतन के कारणों की विवेचना करें। बौद्ध धर्म एक समय भारत का धर्म था।
प्रमुख धर्म था, लेकिन धीरे धीरे भारत में इसका प्रभाव कम हो गया। इसके कारण थे आंतरिक भेद। बौद्ध धर्म में विभिन्न संप्रदायों के उदय से इसकी एकता कमजोर हुई। कर्म कांड का बढ़ना। समय के साथ बौद्ध धर्म में भी अन्य कर्म कांड और जटिल धार्मिक प्रथाएं शामिल हो गई। संघों का भ्रष्टाचार। कई बौद्ध विहारों में अनुशासन कमजोर हुआ और भिक्षुओं का जीवन विलासपूर्ण होने लगा। चौथा, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। हिंदू धर्म में सुधार और भक्ति आंदोलन के विकास से बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हुआ। राजकीय संरक्षण में कमी। बौद्ध धर्म को मिलने वाला शासकों का संरक्षण धीरे धीरे कम हो गया। विदेशी आक्रमण। कुछ आक्रमणकारियों ने बौद्ध विहारों और शिक्षा को नष्ट किया, जिसने बौद्ध धर्म को भारी क्षति हुई। निष्कर्ष, आंतरिक कमजोरियों, राजकीय संरक्षण की कमी और बदली सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों के कारण भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया। 14 नंबर करा कि अस्थायी बंदोबस्त के गुण दोष की विवेचना कीजिए। अस्थायी बंदोबस्त। तो अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों में लागू किया, जिसमें जमींदार से निश्चित भूमि राजस्व लेने की व्यवस्था थी। इसके गुण क्या थे? सरकार को निश्चित राजस्व प्राप्त होने लगा। जमींदारों को भूमि पर अस्थायी अधिकार मिलने से भूमि सुधार के लिए प्रेरित होने की उम्मीद थी। सरकार को राजस्व वसूली के लिए एक निश्चित व्यवस्था मिल गई। और इसका दोष क्या था? जमींदारों ने किसानों से अधिक लगान वसूलना शुरू कर दिया। किसानों को आर्थिक स्थिति खराब हुई और ऋणग्रस्त होने लगे, यानी कर्ज होने लगे। ठीक है ना। कई जमींदार समय पर राजस्व नहीं दे पाए, जिसके कारण उनकी जमींदारियां नीलाम कर दी गई। जमींदारों की बेखा में ऐसे लोग भी बढ़े जो किसानों का समस्याओं से दूर रहकर केवल लगान वसूली में रुचि रखते थे। निष्कर्ष में अस्थायी बंदोबस्त से अंग्रेजों को निश्चित राजस्व मिला, लेकिन इसके सबसे अधिक बोझ किसानों पर पड़ा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रतिकूल प्रभाव पड़ गया। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण का उल्लेख करें। ठीक है ना। 1857 का युद्ध का है विफल हो गया, ये पढ़ते हैं। तो 1857 का विद्रोह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक बड़ा विद्रोह था, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। इसके प्रमुख कारण थे। पहले का एकता का अभाव, यानी सभी भारतीय शासक, सैनिक और जनता विद्रोह में शामिल नहीं हुए। सीमित क्षेत्र। विद्रोह मुख्य उत्तर और मध्य भारत के कुछ क्षेत्र तक सीमित थे। संगठित नेतृत्व का अभाव। विद्रोह के नेताओं के बीच कोई मजबूत केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। साधनों का कमी। भारतीय विद्रोहियों के पास अंग्रेजों की तुलना में आधुनिक हथियार और पर्याप्त साधन भी नहीं थे। अंग्रेजों की बेहतर सैन्य शक्ति। अंग्रेजों के पास प्रशिक्षित सैन्य, आधुनिक हथियार और बेहतर संचार व्यवस्था थी। कुछ भारतीय शासकों का अंग्रेजों का साथ देना। अनेक रियासतों और शक्तिशाली समूहों ने अंग्रेजों का समर्थन किया था। निष्कर्ष पे क्या निकलते हैं कि एकता, संगठन और आधुनिक साधनों की कमी तथा अंग्रेजों की मजबूती सैन्य शक्ति कारण 1857 का विद्रोह असफल हो गया था। प्रश्न 15 नंबर कह रहा है कि असहयोग आंदोलन की प्रकृति एवं परिणाम का वर्णन करें। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चलाया गया एक महत्वपूर्ण जन आंदोलन था। इसे 1920 में शुरू किया गया था। इसकी प्रकृति क्या थी? इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी शासन के साथ असहयोग करके स्वराज प्राप्त करना। दूसरा, लोगों से सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत और संस्थाओं का बहिष्कार करने की अपील की गई। तीसरा, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। चौथा, आंदोलन का आधार सत्य और अहिंसा था। पांचवा, इसमें विद्यार्थियों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और आम जनता ने भाग लिया था। परिणाम क्या निकला इसका? इस आंदोलन से राष्ट्रीय आंदोलन एक व्यापक जन आंदोलन बन गया। अंग्रेजी शासन के प्रति जनता में संतोष और राष्ट्रीय चेतना बढ़ी। चौरी चौरा की हिंसक घटना 1922 के बाद चौरी हिंसक घटना 1922 के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 9 नंबर, आंदोलन ने भारतीय जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक किया और आगे के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तैयार किया। निष्कर्ष, असहयोग आंदोलन तत्काल स्वराज प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को व्यापक जन समर्थन प्रदान किया था। कह रहा है कि गांधी जी के जीवन के कार्य का संक्षिप्त विवरण है। तो महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने संघर्ष का भाव बनाया। जन्म एवं शिक्षा।
गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने इंग्लैंड से कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। दक्षिण अफ्रीका से संघर्ष। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष और सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तीसरा, भारत वापसी। वे 1915 ईस्वी में भारत लौटे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो गए। चौथा, प्रमुख आंदोलन। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। पांचवा, सामाजिक आय। गांधी जी ने छुआछूत के विरुद्ध, ग्राम विकास, स्वदेशी और खादी को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया था। सत्य और अहिंसा। उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में सत्य, अहिंसा और जन भागीदारी में सबसे अधिक महत्व दिया था। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। उनका नेतृत्व ने भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष को नई दिशा प्रदान की। चैप्टर आपका खत्म हो गया, ठीक है ना। मिलते हैं कल।